मॉर्निंग मुस्तफ़ा। चलो आज का ये जो सेशन होने वाला स्टूडेंट्स आपको 12 मार्क्स देके जाएगा। कितना मार्क्स देके जाएगा? 12 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स को जुड़ते जाइए। और ये हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई एग्जाम में ये जो आप लोग का एग्री डिसएग्री है कौन से चैप्टर में से पूछा जाता है। यही चैप्टर के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स ज्वाइन। जल्द से जल्दी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन हो जाओ ताकि आप लोग का समय पूरा यूज हो सके। चलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारी चीजें मेंशन कर लेंगे कौन से चैप्टर से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट राइटिंग। हाय सर, यस यस यस। तो जुलाई से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, या तो ये रहा आप लोग का मार्च का पेपर, मार्च 2023, और उसके बाद में है अक्टूबर। तो अक्टूबर से अगर मैं स्टार्ट करूं 2021 से, एग्री और डिसएग्री मोस्टली कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। ओके, तो ये रहा आप लोगों का 2021 का पेपर और ये रहा क्वेश्चंस। आप लोग देखोगे जो पहला है वो 4 चैप्टर से पूछा गया है, सेकंड 1 6 9। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 चैप्टर, 1 चैप्टर और 6 चैप्टर और 9 चैप्टर और 8 चैप्टर। देखो यहाँ से हम लोग को ये फायदा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग वही चैप्टर के क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता होगा। डोंट वरी, इच एंड एवरीथिंग होगा। फारूकी सना सारी चीजें होगी, डोंट वरी। हम सारी चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, सारी चीजें बता दूंगा, डोंट वरी। यहां पर हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है एग्री और डिसएग्री, उसको कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना और कैसे आंसर्स लिखना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे मार्च 2024 का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग मार्च 2024। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और 10। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि चैप्टर नंबर 4 और 9 हर साल पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग वही चीज करेंगे। ओके, जुलाई। ओके, जुलाई में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ लिख देता जुलाई 2024, सॉरी 2022। तो अगेन 3A, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 और B। ओके, नेक्स्ट। और ये पेपर मार्च 2023 में चेक करते हैं हम लोग। अगेन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है, डोंट वरी। अगस्त 2023, तो यहां देखेंगे 2nd, 6th, 4, 10। इसके बाद में मार्च 2024, मार्च अगर 2024 देखेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10, 1, 5, 8, 6, ठीक है। अब लास्ट जुलाई का पेपर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर है आप लोगों का 1946, 4, 6। और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 2 क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्री एंड डिसएग्री। सर कौन सा चैप्टर करना है? देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स, वी हैव ए टोटल कितने चैप्टर से हम लोगों को इकोनॉमिक्स में, चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ हाउ मेनी चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर कितने हैं? अगर हम लोग 3 और AB को अलग अलग काउंटिंग करेंगे तो कितने चैप्टर्स आपके फाइंड आउट होंगे? तो स्टूडेंट्स आप लोग बोलोगे कि सर टोटल 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है। यहां से हम लोग को स्टूडेंट्स पूरे 11 चैप्टर्स के एग्री डिसएग्री नहीं पढ़ना है। मिनिमम कम से कम
5 या 6 के पढ़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज 3 क्वेश्चन लिखना रहता है और हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हो कि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करके जाएंगे हम लोग। क्या करके जाएंगे? एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम लोग को जो नज़र में आ रहा है स्टूडेंट्स, डेट इज़ अच्छा अगस्त में एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, सेकेंड 6 4 10 8। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ स्टूडेंट्स, तो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 9th चैप्टर ये सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, और 6th चैप्टर, बिकॉज ये मोस्टली हमेशा आए। तो मैं क्या करेंगे, पहला 4th चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में 9th चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद में 6th चैप्टर को कवर करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इतने के एग्री डिसएग्री पढ़ लिए तो समझ आना है कि आप लोगों को इजीली 12 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, आर यू रेडी? क्या आप सभी बच्चे तैयार है एग्री और डिसएग्री के लिए? देखो स्टूडेंट्स, ये जो एग्री और डिसएग्री अगर आप लोग करेक्ट लिखते हो तो उसका 1 मार्क्स मिलता है, और जो उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा बचा हुआ मार्क्स आपको उसमें मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी 11 स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ में जुड़े हुए, एटलीस्ट उतने ही हमारे अगर लाइक हो जाते थे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और हम और ज़्यादा कोशिश करते थे कि इस वीडियो को और हम अपनी जान डाल सके, ताकि आप इसको पूरा बहुत अच्छे से इसको क्या कर सको, फ़ायदा उठा सको। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक का क्या कर सके, स्टूडेंट्स पहुँच सके। तो शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से ही, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्री और डिसएग्री के लिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का एग्री और डिसएग्री। स्टूडेंट्स आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ में जुड़े रहना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एग्री डिसएग्री। कैन यू सी वेरी क्लियरली? यस, वेरी गुड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइस थ्योरी। ये राइट है, मतलब आप लोग ने इसका फीचर्स पढ़े थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है? प्राइस थ्योरी। सबसे पहले क्या लिखोगे? यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स पूरा 1 मार्क्स। आगे अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो स्टूडेंट्स किस वे में दिया हुआ है, और आपको भी अगर इसी वे में लिखते हो स्टूडेंट्स तो इजीली आप लोग को पूरे 3 नंबर, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा पूरे 4 में से 4 आपको इजीली स्कोर कर सकते हो। सर फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलो, अगर किसी को वीडियो शेयर करो प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करोगे तभी वीडियो में बात बनेगी। स्टूडेंट्स बात समझो जरा। ओके, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ये ऑलरेडी सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, इट ऑल्सो डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए फैक्टर, मतलब ये किस में बताता है? प्राइस ऑफ फैक्टर, जैसे लैंड लेबर। बस ये 3 पॉइंट लिख लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे 4 में से 4। हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, ये भी एग्री है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े रहेंगे। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है इसका। क्या होता है ये? अनलिमिटेड। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दो। आप लोग अगर इसके फ्यूचर्स भी लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालाइज एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमिन लेवल ऑफ ए नेशनल, ये ऑलरेडी पूरा क्या है? मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद में theory of income and employment, though already macroeconomics analyze the shows how the general price level in the economy determine. It further explains what causes inflation, fluctuation कैसा होता है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने फ्यूचर्स में पढ़े हो स्टूडेंट्स। ठीक है, macroeconomics considers the theory of economic growth and the development. It explains the causes of underdevelopment of poverty, ये बताता है कि कैसे गरीबी हो रही है, कैसा अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए ये हम लोग इसमें ना अनलिमिटेड, इसको कम नहीं है, जितना चाहे उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉलेज ले सकते हैं। डन? हाँ सर डन। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो, बहुत अलग है। आई एम एग्री। मैक्रो इकोनॉमी एनालाइज करता है एंटायर इकोनॉमी, जहाँ पर हम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें इसने मीनिंग लिख दिया।
ये मीनिंग आप लोग याद कर दो, ये मीनिंग आप लोग को जहां जहां पर मैक्रो मिलेगा वहां पर आपको लिखना है। आगे, ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद स्मॉल पार्ट, ये भी आप लोग खाली क्या कर रहे हो, इसका मीनिंग लिख रहे हो, कुछ और नहीं। मैक्रो इकोनॉमी इज द लंपिंग, तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों ने क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट थोड़ा थोड़ा पूरा लिख दिए और दोनों के बारे में अपना अपना। तो जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अलग अलग है तो दोनों अलग ही होंगे। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, अलग है ना, तो यस अलग है। तो ये जो हम लोग ने अभी 3 एग्री और डिसएग्री पढ़े एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंस है उसी की तरफ जा रहे हैं। एग्री एंड डिसएग्री, चल स्टूडेंट्स ये रहा आप लोग का चैप्टर नंबर 4। यहाँ से 101% आप लोगों को एक एग्री डिसएग्री पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आप लोग खुद देखो, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, बहुत फर्क है स्टूडेंट्स। क्या है, तो नो, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको ये बताना कि दोनों में एग्री हूँ नहीं। स्टॉक एंड सप्लाई आर टू डिफरेंट, क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब इसका रीजन देंगे, स्टॉक इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेलर एट ए पर्टिकुलर टाइम। स्टॉक मतलब मेरे पास में जो माल रखा है उसको मैं क्या करूँगा, बेचने के लिए रखूँगा। स्टॉक इज द सोर्सेज ऑफ अ सप्लाई, स्टॉक एक ना सोर्सेस है, मतलब जरिया है सप्लाई। अगर मुझे सप्लाई करना है तो कहाँ से करूँगा मैं, स्टॉक से, तो एक सप्लाई। इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई, मतलब सप्लाई होगी तभी स्टॉक आगे बढ़ेगा, अदरवाइज सप्लाई स्टॉक आगे बढ़ने वाला नहीं है। सप्लाई रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट सेलर विलिंग टू, देखो सप्लाई मतलब अभी अगर मेरे पास से माल रखा तो मैं क्या करूँगा, उसको एक पॉइंट में बेचूंगा। सप्लाई ड्राइव फ्रॉम द आउट ऑफ स्टॉक, कहाँ से आता है ये, स्टॉक से। एंड एबिलिटी सेलर टू सप्लाई डिपेंड, अगर मुझे माल बेचना है, सप्लाई करना है तो मैं स्टॉक के हिसाब से बेचूंगा। अगर मेरे पास में स्टॉक नहीं है तो मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मेरे पास में स्टॉक है तो मैं कितना भी सप्लाई कर सकता हूँ। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, स्टॉक है ही नहीं तो सप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉर्मली स्टॉक मतलब स्टॉक तुम्हारा हमेशा सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन सप्लाई से कभी भी स्टॉक कम होने वाला नहीं है। 10 स्टॉक एंड सप्लाई आर डिफरेंट, क्या है ये, डिफरेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। यस, देखो सप्लाई का क्या बोलता है, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई। लो मतलब ये डायरेक्ट हो रहा है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। तो बस एकदम इजी फंड है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अदर थिंग मीन कॉन्स्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेस, मतलब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, और प्राइस बढ़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इन सिंपल वर्ड, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, बात खत्म। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट। सप्लाई कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट अभी हम लोग ने बताया है, जैसे कि अभी ये चीज़ समझना बहुत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग ने सप्लाई की है, यहाँ पर हम लोग ने दो, जब प्राइस 10 था तो सप्लाई भी कितने थे 10, लेकिन प्राइस अब बढ़ गया स्टूडेंट्स, है ना, तो सप्लाई भी तुम्हारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जैसा जैसा प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाएगी। अब इसको हम लोग ने क्या किए, ऊपर वाले डायग्राम को हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिए। डन, पक्का, किसी को कुछ भी डाउट नहीं। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, दो ये ऊपर की तरफ जा रही है कर्व, हाँ, और लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो ये भी क्या रहेगा, यस आई एग्री दिस स्टेटमेंट। हम लोग क्या बोले, यस मैं क्या हूँ, सहमत हूँ ये स्टेटमेंट से। ये वही सेम अभी हम लोग ने जो पढ़े वही लिखना है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। इसमें भी तुमको वही सेम डायग्राम बनाना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मतलब सेम आंसर है। मतलब जो क्वेश्चन अलग हो रहा है लेकिन आंसर आप लोग का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सेम हो रहा है। स्टूडेंट्स
क्या आप लोग अभी भी डाउट है कुछ ये 3 क्वेश्चन में अभी जो मैंने क्लियर किया हो? आर यू देयर स्टूडेंट्स? जितने भी 18 स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, आप लोग को तीनों क्वेश्चन के आंसर याद हो गए। वीडियो के एंड में मैं आप लोग से एग्री और डिसएग्री सुनूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट? नहीं नहीं नहीं, डाउनवर्ड कर्व थोड़ी ना होती है। देखो, अपवर्ड कर्व होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये नो लिखना है, उसके बाद में वही जो अभी तुम लोगों ने आंसर पढ़े ना, सेम एक्सप्लेनेशन, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, देर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ। अरे हो ही नहीं सकता, हर लॉ में तुम्हारा एक्सेप्शन होता। तो यहां पर भी आप लोग क्या लिखेंगे? नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। पहला तो आपको क्या मिलेगा? इसी का ही 1 मार्क्स। आई एम डिसएग्री विद द स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। रीजन, वेरियस एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले एग्रीकल्चर गुड्स के लिए क्या होता है? एक्सेप्शन होगा। जो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा, अब टमाटर मेरे, समझो टमाटर का मेरे पास में कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा मेरे पास में, तो मैं प्राइस का वेट नहीं करूँगा, खराब होगा उससे अच्छा तो मैं क्या करूँगा? कम प्राइस में बेच दूंगा। अर्जेंट नीड फॉर कैश, अगर मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है मैं कम भाव में भी क्या कर दूंगा? माल को सेल कर दूंगा। परिशेबल गुड्स का भी बता दिया, जो चीज़ खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फ्रूट सेलर होते हैं सुबह तो प्राइस बहुत ज़्यादा रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो लोग क्या कर देते? प्राइस कम कर देते। उनको पता है कि अगर नहीं बिका ना तो मेरा लॉस ही है, फेंकने में जाकर इससे अच्छा कम प्राइस में मैं क्या कर दूँ? सेल कर दूँ। रेयर गुड्स, द सप्लाई ऑफ द रेयर गुड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द डिमांड इवन इफ द प्राइस डिक्रीज। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों का ना प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ऐसा कुछ। लेबर सप्लाई, लेबर may be willing to work for more hours if the earning is higher amount of a wages beyond the certain point when the wages are high supply level will the। देखो, एक ऐसा टाइम आता है तुम काम नहीं करोगे लेकिन पेमेंट बढ़ती जा रही है, होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्रिंसिपल को इतना लोड नहीं रहता लेकिन प्रिंसिपल की पेमेंट बहुत हाई रहती, मैनेजर की पेमेंट बहुत हाई रहती, एक ऐसा टाइम आता है उसके बाद में उन लोग का वेजेस रेट क्या होता है? कम होने शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, देर आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अभी तो हम लोग ने पढ़े है एक्सेप्शन है, नो रहेगा तो आई नॉट एग्री, लेकिन ये रहेगा तो सेम अभी जो हम लोग ने आंसर पढ़े वही लिखना है स्टूडेंट्स। एग्री और डिसएग्री का आंसर लिखना देख रहे कितना आसान है, सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सप्लाई कर्व लेबर इज ए बैकवर्ड बेंडिंग। तो यस लिखना है आपको। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? यस लिखना है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेबर सप्लाई रिफर टू द नंबर ऑफ ए हार्ड वर्कर इन द विलिंग टू वर्क गिवन रेट, मतलब कितने टाइम के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द सप्लाई कर्व हैज़ अ वेजेस रेट इंक्रीज द नंबर ऑफ द लेबर आर ऑल्सो इंक्रीज विलिंग टू वर्क। अब जैसा मुझे लग रहा है कि नहीं यार भाई 1 घंटे मुझे 400-500 मिले तो मैं अपने टाइम को क्या करते रहूँगा? बढ़ाते रहूँगा। दस द सप्लाई कर्व बैकवर्ड स्लो। अब आगे ध्यान देंगे थोड़ा सा। However, the beyond the certain point when the wages rise further, the supply labor will decrease because the laborer would prefer leisure। दो एक टाइम आता है बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद में इंसान क्या करता है? धीरे धीरे अपने काम को कम करना शुरू कर देता है। दस आफ्टर द सर्टन पॉइंट द सप्लाई लेबर टेंड टू फॉल। एक टाइम के बाद में क्या होता है? सप्लाई का जो लेबर है वो स्लोली कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो, वेजेस रेट उसको 100 मिल रहा है तो कितना काम कर रहा है? 5 घंटा। जैसे बढ़ गया 7 घंटा, लेकिन और बढ़ने के बाद में क्या करने वाला है स्टूडेंट्स? वो ये कम करने वाला, क्या करने वाला है? कम करेगा। भले इसकी ये तो बढ़ रही है, ये होता ही है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है। यहाँ बढ़ा लेकिन उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बैक साइड में चला जाएगा। फिर मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ गया, फिर डायरेक्टली ये देखो ऐसा हो जाता है। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 जो हमेशा पूछे जा रहा है, तो वही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले करेंगे। चैप्टर 9 है आप लोगों का मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यही से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एग्री और डिसएग्री को कवर करेंगे। सभी को दिख रहा है एग्री एंड डिसएग्री? वेरी गुड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। यस, रिजर्व बैंक भी बहुत सारे काम करती है। यस लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स? यस।
बैंकर टू द गवर्नमेंट, सबसे पहले ये तो बैंकर होती है गवर्नमेंट की, सभी को पता है। बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक होती है, इतना भी लिखिएगा ना शॉर्ट शॉर्ट में तो भी चलेगा। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, अभी हम लोग जो भी बाहर का पैसा लाते हैं वो सब सारे पैसे कहाँ जमा होते हैं, आरबीआई में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब मार्केट में कितना उधारी चलना चाहिए पूरा कंट्रोल कौन करता है, बैंक, आरबीआई करता है। कलेक्शन द पब्लिकेशन ऑफ डाटा, मुझे अगर पता चला लगाना कि भाई पूरे इंडिया में कितने लोगों का खाता है, एक आदमी का कितना खाता है, तो ये सारा चीज़ आरबीआई कर सकता है। प्रमोशन के काम भी, ये सारे बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग का आपका आंसर क्या रहेगा, एग्री, क्या रहेगा, एग्री, याद रहेगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ चुके हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट, हैज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ट्रांसफर द गवर्नमेंट फंड, यस बोलेगी, क्या बोलेगी स्टूडेंट्स, यस। सेंट्रल बैंक मैनेज द गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वो सारा काम कर रही है तो उसको गवर्नमेंट के फंड्स को भी क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द फंड बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द एजेंसीज मेंटेनिंग द फंड। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द सर्विस, जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग, डिसबर्सिंग सैलरीज, ये जो भी गवर्नमेंट में काम करता है इन लोगों का काम भी कौन करती है, आरबीआई। बाय ओवरसीइंग द ट्रांजेक्शन, सेंट्रल बैंक हेल्प्स द स्मूथ फंक्शनिंग द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन, एंश्योर द प्रॉपर एलोकेशन, मतलब जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में उसको क्या करेगी, वो प्रॉपरली मैनेज करेगी। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, पक्का आंसर लिखना स्टूडेंट्स, एग्री और डिसएग्री के बाद में खाली छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्ट एज अ बैंकर, सेंट्रल बैंक ही मतलब क्या होती है, आरबीआई होती है, तो ये बैंकर की बैंक है ना, तो नो आएगा, नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आएगा, नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सेंट्रल बैंक रहता है, जो ऑलरेडी हम लोग ने पॉइंट पढ़े हुए वही, जो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने सेम चीज़ की है स्टूडेंट्स, सेम, ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पर अभी पढ़े थे ना स्टूडेंट्स, वही तुमको क्या करना है स्टूडेंट्स, करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, अरे कमर्शियल बैंक तो बहुत काम करती है। कमर्शियल बैंक मतलब जहाँ हमारा क्या होता है, खाता होता है, अकाउंट होता है, ओके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, सबसे पहले ये एजेंट का काम करती है, हमारे पास में पैसा लेन देन कर देती है। उसके बाद में डिपॉजिट वाला काम करती है, हमसे पैसा लेती है, देती है, उधार देती है हमें, क्रेडिट। एंसिलरी फंक्शन मतलब और भी अदर फंक्शन, जैसे कि दिस बैंक एक्सचेंज द सर्विस, जैसे कि फंड ट्रांसफर करती है, बिल कलेक्शन करती है, बैंकिंग फैसिलिटीज करती है। पिविटल इन द क्रेडिट, हमें पैसे के लोन इनके लिए भी क्या करती है, क्रेडिट का स्कोर तैयार करके देती है। ये सारे काम अभी हमारे लिए कौन कर रहा है, फंक्शन कर रही है। स्टूडेंट्स देखो, आपको नींद आ रही तो उसके चक्कर में मुझे भी नींद आ रही है। आप कोशिश करिए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में कुछ मेंशन करें ताकि हम भी आप लोग के साथ में क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स, क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 करेंगे, ठीक है। अच्छा बाकी है, सॉरी बाकी अभी क्या हुआ है, कमर्शियल बैंक डू नॉट क्रिएट ए क्रेडिट मनी, नहीं, क्रेडिट मनी कमर्शियल बैंक नहीं बनाती है, आरबीआई करती। किसका कंट्रोल रहता है, पूरा आरबीआई का। नो, आई डू नॉट एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट, सबसे पहले वो लिखेंगे, और उसके बाद में रीजन, जैसे कि कमर्शियल बैंक आर क्रिएटर क्रेडिट होती, क्या होती है, तो डू नॉट क्रिएट करती है क्रेडिट मनी, मार्केट में पैसा कौन लेके आएगा, तो यहाँ पे डू नॉट लिखा है इसके लिए। डिमांड इन द टाइम डिपॉजिट कंटिन्यू रहता है, ये सारे काम करती है। आफ्टर द मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट बैलेंस अमाउंट इज यूज फॉर द गिविंग लोन, मतलब जो भी पैसा जमा करती है बैंक आपसे, थोड़ा बहुत पैसा रिजर्व रखती है, उसके बाद में वो पैसा को क्या करती है, लोन में प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी डिपॉजिट और द डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन, तो जो भी पैसा आता है यहाँ पे लोन इनके लिए प्रोवाइड करती है। व्हेन द बैंक प्रोवाइड द लोन टू द मिस्टर ए, लोन अमाउंट इज क्रेडिट टू द बैंक ए HDFC, आफ्टर द मीटिंग रिजर्व HDFC बैंक लेंड टू द रिमेनिंग अमाउंट टू द कस्टमर ए से, मतलब ये सारा पैसा किसी न किसी को तो घुमाते हैं लोग, ठीक है। कैपिटल मार्केट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, यस, क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, यस। कैपिटल मार्केट इज अ बेसिकली मार्केट लॉन्ग टर्म, कौन सा है ये, जहाँ पर हम लोग इक्विटी और बेट डेप्थ की बात कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट मोबाइलाइज द लॉन्ग टर्म सेविंग, मतलब लोगों में एक आदत डाल रहा है पैसा जमा करने के लिए। इट अनेबल टू अचीव द ऑपरेशन एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें बताया है, ओके। तो ये जो अभी हम लोग ने किए स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 10।
ये रहा स्टूडेंट्स एग्री और डिसएग्री, ठीक है। जुलाई 2023 में पूछा गया। फॉरेन ट्रेड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ देखो, फॉरेन ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है कोई भी कंट्री के लिए। यहाँ पे इंडिया का नाम दिया लेकिन सारी कंट्री के लिए यस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस। क्यों? देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए एक एनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एड्स टू रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न द गुडविल। देखो, जितना तुम फॉरेन ट्रेड से पैसा कमाओगे उतना तुम्हारे कंट्री का गुडविल भी क्रिएट होगा। जितना तुम ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करोगे उतना तुम्हारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मतलब बाहर का कंट्री का पैसा आपके कंट्री में आएगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड द स्पेशलाइजेशन। दो, फॉरेन ट्रेड मतलब ज़रूरी नहीं कि भले ही लेन देन, आप बाहर जाके कहीं पर काम करें तो वो भी एक तरह का क्या हो गया? फॉरेन डेवलपमेंट हो गया। समझ में आ गया? ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। जितना तुम करोगे, देखो अगर हमले नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे? बाहर से कोई चीज़ मंगा के वो सब चीज़ों को ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। इससे क्या रहता है? प्राइस स्टेबिलिटी रहता है, ताकि अपने जैसा अगर मैं सोचूंगा कि नहीं यार इंडिया में सब कुछ करूँ तो इंडिया के लोगों को भाव आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाहर से वो चीज़ मंगा के प्राइस में हम लोग स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल। तो अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं ना तो हमारे पास में चॉइस बहुत सारी होती है। इंडिया नहीं तो बहुत सारे, इतने सारी कंट्री कहीं ना कहीं से तो अपना काम हो जाएगा ऐसा टू, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट? ओके चलो नेक्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। नो, दोनों बहुत ही अलग है। आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लोग एग्री है क्या नहीं है वो अच्छे से पढ़ना है। रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए टाइम। वेर यहाँ तक समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एक्सपोर्ट एंड द इनपुट। दो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कितना तुमने एक्सपोर्ट किए कितना तुमने इम्पोर्ट किए, उसमें से एक गिवन ट्रेड, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको सिस्टमेटिकली रखना किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में मतलब तुमने कितना एक्सपोर्ट किए कितना इंपोर्ट किए और उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग द सिटीजन बिजनेस फर्म, एक ही कंट्री में। वेयर द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड द मेन बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हो गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा आप लोग याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू डिफरेंट ईयर्स। सेम ऊपर वाला पॉइंट हम लोग को लिखना है। दो में से एक एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। हर साल ये चैप्टर में से स्टूडेंट्स आपको आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 में से, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चैप्टर में भी आएगा और आप लोग इजीली लिखोगे। पक्का प्रॉमिस करो लिखोगे स्टूडेंट्स। ओवर द लास्ट 75 years, India foreign trade has undergone the complete changes in terms of composition. Yes, बहुत चेंजेस हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत। India's yes, I agree with the above statement. India foreign trade has undergone काय के लिए? इंक्रीज इन द शेयर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। सबसे पहले हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन द वॉल्यू ऑफ ट्रेड, मतलब वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग जो माल भेजते हैं तो उसके ऊपर जो भी टैक्स था ये बदली हुआ, उसकी वजह से हुआ है। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, अगर हम लोग कोई चीज़ मंगा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से तो उसमें भी बहुत चेंजेस होने से ही फायदा हुआ है। ओशनिक ट्रेड, मोस्ट ऑफ द इंडिया ट्रेड टेक प्लेस थ्रू द सी रूट। इंडिया हैज़ ए गुड ट्रेड रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री सच एज द नेपाल, अफगानिस्तान। तो ये सारी चीज़ें किसके? दो 68% इंटरनेशनल ट्रेड आज भी किससे हो रहा है? इंटरनेशनली ओशनिक, मतलब ये जहाज, बड़े बड़े जो पोर्टर होते हैं ना, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उसके थ्रू आज भी 68% हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब ही मैंने बता दो। अर्लियर इंडिया डिपेंड मोस्टली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पोर्ट फॉरेन ट्रेड, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे क्या हो चुके हैं? पोर्ट आ चुके हैं, जैसे विशाखापट्टनम में आ गया, नावा शिवा में आ गया। रिड्यूस द बर्डन, मतलब ये जो बाहर से जो शिप आते ना, तो वो जो शिप जहाँ रुकती है उसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? जैसे एक होता है ना डेपो, बस रुकती है, तो उसी तरह से जहाँ पर तुम्हारे शिप जहाँ उतरेगी उसको हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू देयर? चलो ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे जितने भी आप लोग के एग्री और डिसएग्री है उतने कवर कर दिए। चलो वन मोर चैप्टर करते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 8।
ओके, आर यू रेडी स्टूडेंट्स? एक कमेंट हो जाए, उसके बाद में ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज सेशन को हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हाँ आप ये कंटिन्यू करो, एक दो चैप्टर का एग्री और डिसएग्री भी थोड़ा सा पढ़ा दो ताकि एग्जाम में हमें, तो मुझे आप लोगों का इशारा चाहिए, और इशारा मुझे आप लोग का कमेंट सेक्शन में मिलेगा। स्टूडेंट्स कहाँ पर मिलेगा? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर ये वीडियो को आपको कंटिन्यू करना है, फटाफट। नो वन इज देयर, तो ये लास्ट चैप्टर लेके मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है? जब आपको इंटरेस्ट नहीं तो मैं भी आप लोग को कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज ओनली द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट? नो, आई डू नॉट एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। गवर्नमेंट इज द ऑब्लिगेटरी एज वेल एज ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी मतलब ज़रूरी होता है, ऑप्शनल मतलब तो पता ही है, ठीक है? गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल स्पेसिफिक रीजन। दस द फंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड, ऑब्लिगेटरी फंक्शन भी होता है, ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे लिखा खाली ऑनली, तो ऑप्शन भी और ऑब्लिगेटरी भी, ठीक है? उसके बाद में ऑप्शनल फंक्शन इंक्लूड द प्रोविजन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये सब करना है कि नहीं करना है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में जैसे एक्सटर्नल बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे कंपलसरी, लेकिन ये ऑप्शन है। हेल्थ सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, पेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ऑप्शनल है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है। डन? हाँ सर डन। फीस, फाइन एंड पेनल्टीज आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू? नो, ये हम लोगों को लगता है कि भाई ये कमाई है कंपनी, ये मतलब गवर्नमेंट की, ये कमाई मेन जो कमाई होती है ना वो टैक्स होती है। स्टूडेंट्स क्या होती है? फीस, फाइन, ये तो ऊपरी कमाई है गवर्नमेंट की, क्या है? ऊपरी कमाई, आ गया तो आ गया। द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू थ्रू द टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फाइन पेनल्टीज ये है तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का इम्पोज होता है फाइन पेनल्टीज वायलेट, जिसको फाइन और वायलेटिंग ट्रैफिक रूल से लेती है गवर्नमेंट। हियर द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, यहाँ पे मतलब आपसे फाइन ले रही, मतलब वो आपकी आदतें सुधारने के लिए कर रही है, वो बात अलग है कि आप अपनी आदत को सुधार नहीं रहे हो। पब्लिक रेवेन्यू राइजिंग द फाइन, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ते जा रही दिन पे दिन, और पेनल्टी कहीं ना कहीं तो कम करना चाहिए। हैंस द फाइन एंड द पेनल्टी आर द नॉट मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। मेन जो सोर्सेस है ना वो है टैक्स। क्या है? टैक्स। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। यस, बहुत सारे। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सबसे पहला फीस लेती है, जो भी हम लोग फॉर्म्स भरते हैं। प्राइस ऑफ, जैसे अभी आप लोगों ने 12th का बोर्ड एग्जाम दी तो फॉर्म की फीस लगती है, आप लोग गवर्नमेंट के एग्जाम दोगे फीस लगी, बहुत सारे। प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, स्पेशल असेसमेंट बहुत सारे देना पड़ता है। फाइन दे रहे हम लोग, गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं। जैसे कि अभी देखो जब बहुत अमीर हो जाओगे ना आप लोग, तो आप अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को डोनेशन दोगे, उससे तुमको कहीं ना कहीं तो टैक्स में बेनिफिट होगा। जैसे कि बड़े बड़े चैरिटी करते हैं, लाइक डेट ओनली। स्पेशल लिवीज भी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 8 का भी क्या कर लिए स्टूडेंट्स? कवर कर लिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। चैप्टर नंबर 7 में तो अभी तक आया ही नहीं है, तो हाँ चैप्टर नंबर 6 में से आया है, तो वहाँ से हम लोग ज़रूर कर लेते, ठीक है? 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ एग्री और डिसएग्री पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इंडेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड विदाउट द बेस ईयर? फॉल्स, हो ही नहीं सकता है स्टूडेंट्स, ताकि इंडेक्स नंबर आपको करंट ईयर और बेस नंबर चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, देखिए आप लोग, नो आएगा। और रीज़न में आप लोग को सारे फीचर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? देख सकते हैं आप लोग। प्राइस इंडेक्स नंबर इज ओनली द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर? नो, और भी इंडेक्स नंबर है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो ये सारी चीज़ें वो सब लिखा है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, स्पेशल भी है, ठीक है? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ए इंडेक्स नंबर। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर बताएगा। फिर वैल्यू में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का, ठीक है? देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यस, और यही सेम आपको रीजन लिखना है ऊपर वाला, ठीक है? लास्ट है तुम्हारा इंडेक्स नंबर आर वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, बहुत ज़रूरी है, और ये इसके पॉइंट है, ऑलमोस्ट इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन? फ्री नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती। नो, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम द सर्टन, तो इसमें भी कुछ तो है, जैसे कि सैम्पल स्पेस प्रॉपर नहीं मिलते, बायस हो जाता है कि गड़बड़ होती है, कौन सा डेटा मुझे लेना चाहिए, मिसयूज होता है इसका नंबर का भी, डिफेक्ट ऑफ ए फॉर्मूलास। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी जो हम लोग ने किए वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है।
तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स हम लोग ने सारे एग्री और डिसएग्री, अगर आप लोगों ने पूरा अपना 35 मिनट्स दे दिया, इतना कर ली, तो डेफिनेटली आपको 3 क्वेश्चन लिखने ना 101% मिलेगा। ठीक है, ऐसे और भी हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर किसी को कुछ डाउट है तो 2 मिनट का हम लोग ये लाइव सेशन में आपके डाउट को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो को हम लोग यहीं पर क्या कर देते, एंड कर देते। स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, चलो। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, सना है ना, ये लो बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ लो आप। ठीक है, एकदम लिख लीजिए आप लोग, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा ताकि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हो। लिख लो, या तो ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोग को ज्वाइन कर लेना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये ब्रीफ क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर जो स्टार किया वो सबसे पहले करना, ऐसा तो सारे पढ़ना, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार मार्क वाले करना है। ठीक है, डन। और है, डोंट वरी, क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको। ओके, देख रहे हैं आप लोग, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, लिख लीजिए बहुत अच्छे से, ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हूँ। इतना ही करना है, पूरा पेपर आप लोग का यहीं से आएगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो, सना की भी मैंने बात सुन लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रही थी, सना के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग ने प्रोवाइड कर लिए। अगर स्टूडेंट्स फारूकी सना, ओके, और पढ़ाई कुछ नहीं हुई है तो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि नो ज़ीरो स्टडी और 65 मार्क्स आप लोग को इजीली कैसे मिलेंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।